हेलो एवरीवन, आई एम शंभू कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका वेलकम है। तो स्टूडेंट, आज हम अपना आगे लेक्चर को बढ़ाते हैं। तो पिछला लेक्चर में हमने बॉन्ड पैरामीटर के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम उसी बॉन्ड पैरामीटर को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और उसी बॉन्ड पैरामीटर में हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो बॉन्ड पैरामीटर में हमने 2 नंबर तक देख लिए थे। तो आज हम बात करेंगे तीसरा नंबर में कि बॉन्ड लेंथ जो होता है तीसरा नंबर में किस पर डिपेंड करता है। तो आज हम उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए तीसरा नंबर में आज हम बात करते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ होता है, यानी तीसरा नंबर में जो बॉन्ड लेंथ होता है वह क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कहाँ से क्या होता है। तो यदि हम बात करना चाहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में यदि हम एक डाउन द ग्रुप रहता है और डाउन द पीरियड एक मूविंग द ग्रुप रहता है, तो दोनों में कुछ ना कुछ इधर से उधर उधर से इधर जाने आने पर बहुत सारा फैक्ट डिपेंड करता है कि उधर जाने पर क्या होता है, इधर जाने पर क्या होता है, नीचे जाने पर क्या होता है, उधर जाने पर क्या होता है। तो इसी प्रकार से हम इसको भी देखेंगे कि कहाँ से कहाँ जाते हैं। तो यदि हम बात करते हैं कि मूविंग द पीरियड में यदि जाने से कहाँ से लेफ़्ट टू राइट यदि हम इसमें जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है। और डाउन द ग्रुप जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, घटता है। तो इसमें हम बात करेंगे कि डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाने से, यानी डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सरसरा के डिक्रीज कर जाता है। तो इसी प्रकार से हम पहला इफेक्ट को देखते हैं। तो यदि हम इसमें क्वेश्चन पर डिपेंड करते हैं, क्वेश्चन पर यदि बनाते हैं इसको कि पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं HF HCl HBr और HI में यदि हम इसमें बात करेंगे तो क्या होगा कि हमने बोला कि डाउन द ग्रुप जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, यानी घटता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ना चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा, HF का या फिर HCl। तो डाउन द ग्रुप जाने से घटता है, यानी HF का ज़्यादा होगा। जब HF का ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, तुरंत घटेगा। तो इस प्रकार से यदि हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, HI का हो जाएगा, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl। क्योंकि सबसे नीचे जाने से इसका नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा I का कम हुआ, यानी आयोडीन का। और जब आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुआ तो बॉन्ड लेंथ तुरंत क्या होगा, बढ़ जाएगा इस प्रकार से। और यदि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, और यदि इसका फ्लोरीन का यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा देखेंगे तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तुरंत इसको क्या करेगा, बॉन्ड लेंथ को घटा देगा। इस प्रकार से हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, यानी सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, HI का होगा, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होगा, HF का होगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब यदि हम अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से। इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिपेंड करता है एक और किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि हम इस केस के आएंगे, इस केस में आएंगे यदि हम बॉन्ड पैरामीटर के केस में यदि हम बॉन्ड में आएंगे कि यदि तीनों का अलग अलग बॉन्ड है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है। तो यदि हम इसमें बॉन्ड के खेल में हम देखेंगे तो किस पर डिपेंड करता है, या भी एक इसका भी इफेक्ट आएगा जिस पर डिपेंड करता है। तो इसमें यदि हम देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, परसेंटेज S कैरेक्टर। यानी
जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, उसका यदि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ उसका क्या होगा, कम हो जाएगा। समझा? तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसका मतलब यदि परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसका सबसे कम होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, कम होगा, और जब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, तुरंत बढ़ जाएगा। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में यदि हम जाएंगे और इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर में यदि हम जाएंगे तो कैरेक्टर में इस प्रकार से कुछ होता है कि इसका जो फंडा होता है वह कुछ अलग ही प्रकार का होता है। यदि हम बात कर लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp होता है, sp2 होता है और sp3 होता है। इसको हम ट्रिपल बॉन्ड बोल सकते हैं, इसको डबल और इसको सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से। तो इसमें जो परसेंटेज एस कैरेक्टर पाया जाता है और कितना पाया जाता है परसेंटेज एस कैरेक्टर, अन्य 50%, 25% और इसका 25%। अब यदि हम बात कर लेते हैं कि इसका जो सबसे परसेंटेज एस कैरेक्टर किसका ज़्यादा हुआ, इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा हुआ तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, और जब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, तुरंत कम हो जाएगा। इस प्रकार से तो इस प्रकार से हम यदि देख सकते हैं कि जो ट्रिपल बॉन्ड का परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है, ट्रिपल बॉन्ड का परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है और क्या होता है 50% होता है। यदि हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन का देखते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर तो कितना हो जाता है 25% होता है, और यदि हम sp3 का देखते हैं तो इसका भी क्या होता है 25% होता है। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर किसका हुआ, sp का हुआ। अब जब परसेंटेज एस कैरेक्टर sp का हुआ तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ तो उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, आने सिंगल का होगा, डबल का होगा, उसके बाद ट्रिपल का होगा। इस प्रकार से इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चलिए एक और क्वेश्चन को देते हैं हम छोटा सा। इसमें क्वेश्चन दे लेते हैं दूसरा, और तीसरा नंबर में CH3। अब इसमें बताओ कि इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर यदि हम इसमें देखेंगे तो इसमें तीनों का क्या है sp3, sp तीनों का क्या आ गया 3 आ गया। जब इसमें तीनों का 3 आ गया तब हम किसको देखेंगे, अब हम बगल वाले कार्बन को देखेंगे। तो इस प्रकार से यदि हम इसमें देखेंगे तो इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, 25 और 25%। इस प्रकार से यदि हम इसको देखते हैं तो अब बात करते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इसका ज़्यादा हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा हुआ तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, घटेगा। तो इस प्रकार से बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा, उसके बाद इसका, उसके बाद सबसे कम हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड का, सबसे ज़्यादा हो जाएगा सिंगल बॉन्ड का। इस प्रकार से इसको हम देख सकते हैं। फिर यदि हम कुछ अगला देखते हैं आगे, हम अब क्या बात करेंगे कि दूसरा नंबर में, पहला नंबर में बॉन्ड लेंथ बात किए, अब आ जाते हैं दूसरा नंबर में बॉन्ड एनर्जी। किस पर आएंगे, बॉन्ड एनर्जी में। अब इसमें हम बात करेंगे कि बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, हम पिछला क्लास में बताए थे कि बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, उसको हम आज फिर बताएंगे कि बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। तो बॉन्ड एनर्जी उसी को बोलेंगे कि किसी भी दो कोवालेंट बॉन्ड के बीच, यानी 1 मोल ऑफ किसका, दो कोवालेंट बॉन्ड के बीच तोड़ने के लिए जितना सारा एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। कि किसी भी दो कोवालेंट बीच के बीच बना हुआ बॉन्ड को तोड़ने में जितना सारा एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम यदि इसको लिख लेते हैं कि इट इज़
it is required to break 1 mole of 2 covalent bond, और फिर it is required to energy to break 1 mole of 2 covalent bond। इस प्रकार से इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिक्वायर्ड एनर्जी। इस प्रकार से इसको हम बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हैं। अब बॉन्ड एनर्जी इसका भी जो परिणाम होगा वह क्या होगा, अलग अलग फैक्टर पर वो भी डिपेंड कर सकता है। तो इस प्रकार से यदि हम इसको समझना चाहेंगे तो मान लेते हैं कि ये और भी कोई क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब एक दूसरे के साथ क्या बना है, बॉन्ड इसमें बनाया हुआ है एक दूसरे के साथ। तो इसमें जो यहाँ से बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना भी सारा रिक्वायर्ड एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, रिक्वायर्ड एनर्जी, उसी को हम बॉन्ड एनर्जी के नाम से जानेंगे। तो अब हम यदि बात कर लेते हैं कि बॉन्ड एनर्जी को कोई एक कहानी से समझते हैं, तो मान लेते हैं कि कोई 3 भाई है, उसको अलग अलग एक सिंगल यदि हम उसको कोई दे देते हैं, आने डंडा दे देते हैं, तो तीनों आसानी से तोड़ लेगा। और यदि हम तीनों डंडा किसी एक को दे देंगे तो क्या आसानी से तोड़ पाएगा, कोई सिंगल नहीं तोड़ पाएगा। तो इसी प्रकार से इसको यदि हम बॉन्ड एंगल को समझना चाहेंगे कि बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो आप खुद ही बता सकते हैं कि यदि हम बात करते हैं 2 एटम के बीच में, कि वह एक 2 एटम कोवेलेंट बॉन्ड है जो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। अब जब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, यानी कम हो जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को एक बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी तो लगेगा नहीं, तो उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। अब यदि हम बात कर लेते हैं कि 2 कोवेलेंट बॉन्ड है और एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो उसके पास को ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा थोड़ा बहुत, किसके कंपैरिजन में, जो पहले वाले के कंपैरिजन में उसका कुछ ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से डबल बॉन्ड का थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। अब यदि हम बात कर लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड का, तो ट्रिपल बॉन्ड में तो 3 बॉन्ड है आपस में एक दूसरे के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ, तो यानी उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दोनों बॉन्ड के बीच और क्या होगा, दोनों एटम के बीच ज़्यादा होगा। तो यानी सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा किसका हो गया, बॉन्ड एनर्जी डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका हुआ, ट्रिपल बॉन्ड का हुआ। तो इस प्रकार से हम बॉन्ड एंगल को यानी बॉन्ड एनर्जी को हम देख सकते हैं। तो यदि हम इसको कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो एक सबसे आसान क्वेश्चन बस वही ले लेते हैं कि CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH 3 सिंगल बॉन्ड CH3, और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस प्रकार से इसको हम देख सकते हैं। तो हमने अभी जो बताया बस वही फंडा भी इसमें क्या होगा, लागू होगा। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल क्या, बॉन्ड एनर्जी किसका होगा, सिंगल का होगा या फिर डबल ट्रिपल का, क्योंकि डबल तो बात नहीं करेंगे, सबसे पहले सिंगल और ट्रिपल का बात कर लेंगे, तो डबल तो अपने खुद ही पता चल जाएगा। तो इसमें जो बॉन्ड एनर्जी होगा सबसे ज़्यादा क्या होगा, इसका होगा, नहीं इसका नहीं होगा, सबसे ज़्यादा होगा इसका, क्योंकि वह एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एनर्जी होगा वह किसका होगा, अरेंज करके यदि हम लिखेंगे तो हो जाएगा CH उसके बाद होगा CH3। इस प्रकार से तीनों बॉन्ड को हम देख सकते हैं। तो आज हमने इसमें एक क्वेश्चन का बात किया, 2-4 छोटा क्वेश्चन को बात किए। तो इसी प्रकार से हम अगला लेक्चर में भी आएंगे और कुछ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक आप वेलकम केमिस्ट्री के साथ बने रहें, समझें, पढ़ें और भूलें। तो हाँ, और एक बात यदि और बता देना चाहता है कि यदि आप कोई 11 का स्टूडेंट होगा तो जो नीट का तैयारी कर रहे होंगे, तो उसके लिए हम सबसे बड़ा ऑफर यह है कि जो हमने एक AR एजुकेशन में भी पढ़ा रहे हैं फिलहाल उस चैनल में पर भी,
तो आप वहाँ पर भी जा कर के उसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें नीट का क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। तो आप वहाँ पर भी जा कर के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।